हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। संसद वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने 40 MCQs कंप्लीट किए थे। ठीक है, 40 MCQs संसद यानी पार्लियामेंट वाले चैप्टर के हमने कंप्लीट किए थे। उससे आगे के MCQs इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 40 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव यूनियन लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट के MCQs हमने 40 कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के इस सीरीज़ में कंप्लीट करने हैं, सभी को MCQs सॉल्व करने हैं। यहाँ से शुरू होगा आज का लेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही है, करेक्ट पूछा है। UPPCS में लगातार 2 साल आया है, 2011 और 12 में। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, सही है पूछा है, यानी कि इसमें से 3 स्टेटमेंट गलत हैं, एक सही है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता और धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, MCQs में ही कई बार रिपीट कर दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम लेंगे इसके लिए और इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित यानी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पुनर्स्थापित का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्ति की जाती है, यानी कि लोक लेखा समिति की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी कि लोक लेखा समिति मैंने आपको पढ़ाई थी, उसके जो हेड हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मैंने बहुत सारी समितियाँ आपने पढ़ाई थी, संसद की समितियाँ। ठीक, उसमें स्टैंडिंग कमेटी पढ़ाई थी, स्टैंडिंग कमेटी में वित्तीय समितियां पढ़ाई थी। वित्तीय समिति में एक समिति है लोक लेखा समिति। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा है, इसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति की जाती है। आपको ध्यान रखना है, जितनी भी स्टैंडिंग कमेटी है यानी स्थायी समितियां हैं, उनकी नियुक्ति, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया गया है? राज्यसभा में जो प्रतिनिधि हैं उनको जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है वो किस आधार पर दिया गया है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान है, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान है, या उनके राजस्व के अनुपात में स्थान है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा में जो मेंबर राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो किस आधार पर उनको मिलता है? यानी किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी किस आधार पर तय किया जाता है? किस आधार पर तय किया जाता है? मैंने आपको बताया था, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। उनकी जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख पर एक सांसद है। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद है, इसीलिए जो साउथ इंडिया है ना, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इस वजह से उनकी राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसकी घटने की भी आशंका है, क्योंकि जब सीटों का पुनर्स्थापन किया जाएगा तो उसमें उनकी संख्या घट जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? परिभाषित पूछा है, धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया नहीं पूछी है। ठीक है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? किस में किया गया है? आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 मनी बिल यानी धन विधेयक को परिभाषित करता है और आर्टिकल 109 धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया से संबंधित है। धन विधेयक को पारित होने की प्रक्रिया इसमें दी गई है आर्टिकल 109 में। ठीक है, और धन विधेयक को परिभाषित किस में किया गया है? 110 में। ये दोनों ही आर्टिकल धन विधेयक से रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन प्रक्रिया और परिभाषा अलग अलग दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 45
संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन कौन से विधेयक हैं जिनकी प्रस्तुति से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित है, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित धन विधेयक पर किसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। देखो, जब भी नवीन राज्यों का गठन होगा उसमें राष्ट्रपति की नवीन राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, उनके क्षेत्र को घटाना बढ़ाना, जब भी इसमें परिवर्तन होगा उसमें राज्य विधानसभाएं जो हैं, विधानमंडल है, उनकी स्वीकृति की आवश्यकता इतनी प्रभावपूर्ण नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 जब पढ़ाया था। फिर उसके बाद ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। कराधान विधेयक का मतलब यह है कर से संबंधित विधेयक। कर से संबंधित विधेयक कौन से हो गए? धन विधेयक। मैंने आपको बताया था जो भी कर से संबंधित विधेयक है धन विधेयक है। जब धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें पहला एक क्लॉज है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। तो कराधान से संबंधित विधेयक जितने भी विधेयक होते हैं वो कौन से विधेयक होते हैं? धन विधेयक होते हैं। ठीक है, स्थानीय कराधान से संबंधित विधेयक धन विधेयक नहीं है, स्थानीय टैक्स, ठीक है, लोकल टैक्स। लेकिन यहाँ कराधान से संबंधित विधेयक है, यहाँ स्थानीय नहीं है, इसीलिए ये धन विधेयक है। ठीक है, ये भी धन विधेयक हो गया। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, मैंने अभी आपको बताया, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किया जाएगा। और धन विधेयक का तो प्रावधान, यानी ये चारों जब भी प्रस्तुत किए जाएंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाएंगे, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी करेक्ट है। ठीक है, में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही क्या है? चारों सही हैं। ठीक है, ऐसे विधायन यानी विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन नियंत्रण करती है? किस रीति से अपना एडमिनिस्ट्रेशन करती है? ठीक है, प्रशासन नियंत्रण करती है। संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों की आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। किसके द्वारा संसद का प्रशासन चलाया जाता है? संसदीय समितियों के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से। ठीक है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा क्योंकि कार्यपालिका रिट जारी करने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है। किसको है रिट जारी करने का अधिकार और किन किन संबंधों में? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधानसभाओं द्वारा, राज्य विधान परिषदों द्वारा, राज्य विधानसभा परिषद द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों और ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसके द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, राज्य के विधानसभाओं के द्वारा, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, संविधान ने राज्यसभा का कार्यकाल कितना बताया है? 2 वर्ष के लिए एक बार में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, टेम्परेरी सदन है। फिर इसके बाद राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। सेम क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? सभी सदन आजीवन सदस्य होते हैं। आजीवन यानी सभी सदस्य लिखा है यहाँ पर, सदस्य होगा, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं।
इसका विघटन इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 दोनों ही सही हैं। तो क्या क्या आधार हैं राज्यसभा का स्थायी होने के? टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। परमानेंट, टेम्परेरी का मतलब तो अस्थायी होता है। सभी सदस्य राज्यसभा के स्थायी सदन होने का क्या कारण है? इसका विघटन नहीं किया जा सकता और इसके कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कुछ कितने? 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए बाकी सदस्य बचे रहते हैं और अपना कार्यकाल समाप्त होने तक बने रहते हैं। फिर नए सदस्य आते हैं। इसी तरह ये स्थायी सदन है, इसका एक साथ विघटन नहीं होता लोकसभा की तरह। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? एक ही क्वेश्चन 3 अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके 3 पैटर्न पर पूछा गया है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उपयुक्त में से कोई नहीं? किसे है? उपयुक्त में से कोई नहीं। जब ये स्थायी सदन है तो इसे भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको कितनी तरीके से पूछा जा सकता है। इसी तरह से आप जब अपना कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही पैटर्न से, एक ही कंटेंट से, एक ही लाइन से भी कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे आपका सोचने का एरिया भी बढ़ता है और क्वेश्चन को किस तरह से घुमाकर लैंग्वेज बदल के पूछा जा सकता है, आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो क्या है, राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ये स्थायी सदन है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, समाप्त होने का विषय नहीं है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? राज्यसभा में कोई सरकार पराजित होती है, लेकिन हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। अगर राज्यसभा में कोई सरकार पराजित हो जाती है, अब आपको सरकार के पराजित होने का भी मतलब सोचना है कि सरकार से पराजित होने का आशय क्या है। उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। सरकार के पराजित होने का मतलब है जब सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। ठीक है, सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, यानी अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित हो गया है। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पारित होता है? लोकसभा में। राज्यसभा से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर यहाँ लोकसभा होता कि अगर लोकसभा में सरकार पराजित हो जाए तो क्या होता? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। सरकार के पराजित होने का मतलब है उसका बहुमत चला जाए, और बहुमत यानी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। इसीलिए उसे बहुमत भी लोकसभा में सिद्ध करना पड़ता है, राज्यसभा से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए जब सरकार राज्यसभा में पराजित होगी, पहले तो होती नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन फैक्ट भी आते हैं पेपर में, फैक्ट रिलेटेड भी आते हैं, और आपको कंडीशंस भी दी जाती हैं। इसीलिए पढ़ते वक्त माइंड में कंडीशंस भी बना के चलना है कि अगर ये हो गया, यहाँ पर ये लिखी है लाइन, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है के अंतर्गत आती है, यानी केवल राज्यसभा को प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, आकस्मिक रीति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, उपयुक्त सभापति को अपने सभापति को अपदय करना, यानी सभापति को
सभापति का मतलब है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाना, ठीक है, अपने उपराष्ट्रपति को हटाना। तो इनमें से कौन सी ऐसी शक्ति है जिस पर राज्यसभा को एकाधिकार है, यानी राज्यसभा की अकेली वो शक्ति है, या विशिष्ट शक्तियाँ मैंने आपको पढ़ाई थी राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ, वो ही यहाँ पर पूछा गया है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, आकस्मिक रीति में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थय करना, यानी उनको पद से हटाना, ठीक है। अपदस्थय का मतलब होता है पद से हटाना या महाभियोग के द्वारा उनको हटाना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 राज्यसभा को एक विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वो नई अखिल भारतीयों के सृजन के संबंध में कानून बनाने के लिए या नई अखिल भारतीय का सेवा का सृजन करने के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज को सृजित करने के लिए संसद को शक्तियां दे सकती है कानून बनाने की, ठीक है। ये राज्यसभा की कौन सी शक्ति है, उसकी विशिष्ट शक्ति है, उसकी विशिष्ट शक्ति है या एकांतिक शक्ति है, ठीक है। आकस्मिक रीति में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये दोनों सदनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। फिर इसके बाद राज्य की विधान परिषद की समाप्ति ये संसद द्वारा किया जाता है, संसद यानी ये काम भी संसद का है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी संसद का काम है, और सभापति को अपदस्थय करना। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि सभापति को हटाना, लेकिन मैंने आपको बताया था सभापति पर महाभियोग की प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी तो उसमें राज्यसभा को अधिकार है कि उनको हटाने की प्रक्रिया पहले राज्यसभा में शुरू की जाएगी, ठीक है। लेकिन पारित वो जो विधेयक है वो पारित दोनों प्रस्ताव जो है वो दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। शुरू राज्यसभा में की जाएगी, ये उसकी शक्ति है, विशिष्ट शक्ति है, लेकिन पारित होना दोनों सदनों से अनिवार्य है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा है उसको हटाना है, मतलब कंप्लीट उसको हटाया जाएगा तो वो राज्यसभा का क्षेत्र अधिकार है, तो राज्यसभा के अधिकार में नहीं है। तो 3 ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। कौन सा सही है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। जो ऑप्शंस हैं उन पर भी ध्यान दिया कीजिए, ऑप्शंस गलत हैं तो क्यों हैं इन पर भी ध्यान दिया करिए, ठीक है। मैं वैसे सबको एक्सप्लेन करती हूँ जो आंसर गलत हैं तो क्यों गलत हैं, ताकि आप अगर ये दोबारा रिपीट हो जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी तो आपको पता हो कि आंसर गलत है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, उपयुक्त में से किसी को नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है यहाँ पर। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? स्थायी है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है यहाँ पर ये पूछा है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और किन किन क्षेत्रों से किया जाता है ये भी ध्यान रखना है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कितने? कला, ये पीछे पूछा गया है कि किन किन स्ट्रीम्स में या किन किन क्षेत्रों से उनको नियुक्त किया जाएगा। कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा? 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कौन से सदन में करेगा? किस सदन में करेगा? मनोनीत करेगा। मनोनीत करेगा किस सदन में करेगा? राज्यसभा में करेगा। और कौन कौन से क्षेत्रों से करेगा? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। 4 क्वेश्चंस आपके यहीं कंप्लीट हो गए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस बनाने हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत विशिष्ट शक्तियां जो दी गई हैं राज्यसभा को, एक तो आर्टिकल 312 मैंने आपको बताया, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, ठीक। और दूसरी शक्ति उसको दी गई है, कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? जिसमें राज्य सूची के विषय में विधि बनाने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो कौन सा आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था? आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि कोई
महत्वपूर्ण सार्वजनिक लोक महत्व का विषय है जिसे संसद को बनाना चाहिए, तो वो राज्य सूची से उसको ट्रांसफ़र करके किसको दे सकती है, संसद को दे सकती है। लेकिन संसद द्वारा बनाया गया ये कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा अगर चाहती है उसको आगे कंटिन्यू करना तो 1-1 वर्ष करके बढ़ा सकती है। समझ आया? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है राज्यसभा को? तो आर्टिकल 249 249। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? यानी कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, यानी संघ और राज्य सूची में राज्य सूची का वितरण, शक्तियों का वितरण। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। तो किसमें दिया गया है, कौन सा विषय है जो चौथी अनुसूची के तहत दिया गया है? कौन सा दिया गया है? इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, यानी कि किस क्षेत्र से राज्यसभा में कितना स्थान प्राप्त होगा, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल अनुसूची 4 में, चौथी अनुसूची में। 4th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछी है, कितनी है? 250। 250 कितनी है? 250, जिसमें से 230 सदस्य स्टेट से होते हैं, यानी राज्यों से चुने जाते हैं। 238 50 है ना, 250 है। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे 238 सदस्य, और 12 सदस्य जो मैंने अभी बताया राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। ठीक है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 238 सदस्य स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 250। इसके साथ हमने यहाँ पर 61 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, MCQs अच्छे से ध्यान से सॉल्व करने हैं, इससे आपका जो रिवीजन है वो साथ साथ हो जाता है। ठीक है, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है MCQs करना है, क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। थैंक यू सो मच। नोट्स कह रही हूँ, MCQs ज़रूर से सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच।